अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बहुत अरसे के बाद आप सबसे मुलाकात होने जा रही है और बड़े ही अच्छे मौके पे मुलाकात हो रही है क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बुक वीक। जी जनाब, और हम लोगों ने इस पूरे हफ्ते आपके लिए गेस्ट बुलाए हैं। हमारे जो मेहमान आएंगे उनसे बातचीत होगी और आप सब उनसे सवालात भी कर सकते हैं। हम इसी तरह लाइव जाएंगे, हो सकता है कि किसी दिन यूट्यूब से भी लाइव जाएं और किसी दिन जूम से भी लाइव जाएं। तो देखते हैं कि इसको हम कैसे लेके चलते हैं, क्योंकि अभी हम भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो देखिए कि ये कोशिश कामयाब होती है या नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम आयशा, क्या हाल चाल है आपका? खैरियत से हैं? आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? कोई मुझे बता सकता है कि अगर आपको ठीक से मेरी आवाज़ आ रही है? ज़बरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा जनाब, आपने देखा होगा कि हमने आज शेयर किया था कि हमारे गेस्ट कौन हैं और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इनसे मिलने के लिए। चंगेज़ इनका नाम है और चंगेज़ जो हैं पाकिस्तान के सबसे छोटी उम्र में इन्होंने अपनी एक किताब पब्लिश की है उर्दू ज़बान में। और बड़े ही हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि बच्चे उर्दू ज़बान को अपना रहे हैं और फ़ख्र महसूस कर रहे हैं अपनी ज़बान बोलने में। और 10 साल की उम्र है इनकी और जो किताब इन्होंने लिखी है बहुत ही मज़ेदार। आज आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, अपने बारे में बताएंगे और अपनी किताब से कुछ कहानियाँ भी पढ़ के सुनाएंगे। ये कहते हैं प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान। थैंक यू। जी बस हमें अब इंतज़ार है चंगेज़ का, क्योंकि हम काफ़ी देर से ये कुछ चीज़ें ट्राई करना चाह रहे थे लेकिन वो हो नहीं पाया। ओके जी अस्सलाम वालेकुम चंगेज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, फाइनली हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? ठीक। ठीक है। मामा ने मुझे बताया था कि आप रोजे रख रहे हैं और एक भी रोजा नहीं छोड़ते। जी। जबरदस्त। तो अभी आपकी एनर्जी बरकरार है या नहीं? थोड़ा सा रोजा लगना शुरू हो गया? रोजा नहीं लग रहा। रोजा नहीं लग रहा? फुल चाको चौबंद हो? जी। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी चंगेज भाई, आपसे मिलने के लिए मैं बहुत बेकरार थी। मामा से मैंने कई बार कहा कि चंगेज से जरा मैं बात कर लूं, तो आपका जो स्केड्यूल होता है ना वो बिल्कुल हमारे घर की तरह का होता है। तो आई अंडरस्टैंड कि सोना जागना वो सब चीजें, तब तक मेरी आपसे बात नहीं हुई थी। और मैं एक्साइटेड इसलिए थी चंगेज क्योंकि आपको, मेरा ख्याल है आप मेरे से एग्री करोगे कि उर्दू जबान बोलते हुए ना हम सारे बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम उर्दू बोल रहे हैं
और ये कैसी जबान है, ये तो अच्छी नहीं है, पेंडू जबान है ना, ऐसे बोल रहे होते हैं सब। तो मैं एक्साइटेड इसलिए थी कि ये कौन सा बच्चा है जो उर्दू जबान को इतना कूल समझ रहा है और उसने इतनी छोटी उम्र में एक किताब भी पब्लिश कर ली उर्दू जबान में। उर्दू ये हमारी कैसे हुआ? जुबान है। उर्दू हमारी हम्म। जुबान है, हमें इस पर फख्र करना चाहिए, हमें इसको वैल्यू करना चाहिए। वो क्योंकि अंग्रेजी हमारी जुबान तो नहीं है, उर्दू सिर्फ हमारी जुबान है। उर्दू हमारी पहचान है। हमें अपनी जुबान को बोलना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि फिर वो कहीं हम भूल ना जाएं। बिल्कुल ठीक। और मुझे ये बताओ कि ये सोच आपके दिमाग में खुद से आई कि मामा और बाबा ने हेल्प की, या दादा नाना ने, दादो नानो ने कोई उनकी तरफ से आपको एक सपोर्ट थी और वहां से इनकरेजमेंट मिलती थी, या खुद ही से बस ये एक चीज जहन में आई, या आपको ये जबान वैसे ही, क्योंकि बच्चों को लैंग्वेजेस बहुत पसंद होती हैं, है ना? वो और छोटे बच्चे जो हैं वो आपको पता है कितनी सारी लैंग्वेजेस सीख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, बड़ों की निस्बत जल्दी वो पिक कर लेते हैं। तो आपको ये लैंग्वेज बोलने में मजा आता था, क्या चक्कर था? मैं हमेशा से इंग्लिश मीडियम हूँ, लेकिन फिर क्लास 2 से मैंने मेहनत की और फिर कोशिश की कि मैं अपनी उर्दू में परफेक्शन लाऊं। वो क्योंकि हमारी ज़ुबान है, हमें इसे बोलना चाहिए। इसलिए बहुत अब मैं क्लास 6 में आ गया हूँ, मैं क्लास 7 में जा रहा हूँ और मेरी उर्दू बेहतर हो चुकी है। क्लास 2 और क्लास 1 में मेरी उर्दू बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अब बहुत एक्सेप्टेबल हो गई है। एक्सेप्टेबल हो गई है? अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। और मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छी हो गई है आपकी उर्दू। आप जी, अपने थैंक फ्रेंड्स यू। को भी इनकरेज करते हो? आप क्या करते हो? आप कैसे अपने फ्रेंड्स से किस लैंग्वेज में बात करते हो? दोनों जबानों में बात करते हो, उर्दू में भी अंग्रेजी में भी? कभी कभी अंग्रेजी, कभी कभी उर्दू में। अच्छा, और आपकी वोकैबुलरी उर्दू की उतनी अच्छी है जितनी अंग्रेजी की अच्छी है? जी, उर्दू की वोकैबुलरी में बहुत मैंने परफेक्शन डाली है। मैं उर्दू रीडिंग करता हूँ, जिससे मैं वोकैबुलरी हासिल करता हूँ और मैं अपने ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा करता हूँ। जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। और इसकी क्या प्रैक्टिस करते हो आप? कैसे करते हो वो? जैसे हम लोग बच्चों को इंग्लिश के वर्ड्स होते थे ना, आते थे, हर हफ्ते आते थे 5 वर्ड्स पर डे वाला हिसाब होता था, तो आपने उर्दू के लिए भी वही किया? मैं क्या मैंने तरीका क्लास अपनाया 2 आप हमारे बाकी बच्चों को भी बताओ कि उर्दू जबान को सीखने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, कोई छोटा सा टिप, कोई इजी इजी सोल्यूशन। क्लास 2 से जो मैं अंग्रेजी और उर्दू की कहानियाँ पढ़ता हूँ, जो मैं सारे नए अल्फाज सीखता हूँ। मैंने क्लास 2 से अपनी इंग्लिश की डिक्शनरी और उर्दू की डिक्शनरी बनाई हुई थी एक नोटबुक और डायरी में, कि मैं सारे अपने अच्छे अल्फाज वहाँ पर लिखूँ। तो फिर मैं हमेशा वहाँ पर अच्छे अल्फाज लिखता हूँ और फिर मैं उनको सीखता भी हूँ और दोहराई भी करता हूँ। और दोहराई कैसे करते हो आप? उसको जुमलों में इस्तेमाल करते हो, या यू मेक श्योर कि आपने मामा से बात कर रहे हो तो कोई मोटा सा लफ्ज सीखा है तो मामा से बात करते करते वो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो? एवरीडे स्पीकिंग में मैं अच्छे अल्फाज और बड़े अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ और दोहराई इस तरह भी करता हूँ कि हर रोज़ वो खोल कर उसमें से अल्फाज एक दफ़ा देखकर फिर डेली लाइफ में यूज़ करना, सेंटेंसेस में यूज़ करना, इस तरह। अच्छा। और कई दफा ऐसे हुआ चंगेज के आपने कोई वर्ड सीखा और वो लफ्ज जाके आपने अपने जुमले में इस्तेमाल किया और मामा के ऊपर जो है उसको एक्सपेरिमेंट किया कि अच्छा मैं मामा के साथ बहुत इस्तेमाल दफ़ा। करके देखता हूँ ये लफ्ज? अच्छा। बहुत दफ़ा। मामा को मामा को गिनी पिग बनाया हुआ है, चेक करते हो मामा को ये वर्ड आता है कि नहीं आता? मैं सारे घर के लोगों और हाउस होल्ड के साथ अच्छे अल्फाज वोकैबुलरी एवरीडे स्पीकिंग में यूज़ करता हूँ, ताकि फिर रिफ्रेश भी हो जाए मेरे दिमाग में। और फिर कोई मैं बेबी या बच्चों वाले अल्फाज इस्तेमाल ना करूँ। जबरदस्त भाई, जबरदस्त। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और ज्यादा शामत किसकी आती है लेकिन? मामा की आती है, किसी सिबलिंग की आती है, बाबा की आती है, या घर में आपके किसी और फ्रेंड की आती है? किसकी शामत आती है? क्या मतलब?
शामित से मुराद। यानी जब आपने कोई नया इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने होते हैं तो किसको टारगेट करते हो कि आज मैंने ना इसके साथ ये करना है कि मैं ये जुमला बोलूंगा और फिर मैं देखूंगा कि इसको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अपने नाना के साथ। नाना के साथ जबरदस्त। फिर नाना का रिएक्शन क्या होता है? उन्हें उन्हें पता चल जाता है? कभी नाना कभी कभी ज्यादातर पता चल जाता है। अच्छा, तो आपने भी अपना जो टारगेट है वो भी तगड़ा रखा हुआ है ना? उतना ही तगड़ा रखा हुआ है कि अगर आपने कोई वर्ड सीखा है और कि उनको भी समझ आए और वो आपको उसी तरह से जवाब दें ताकि आपकी उर्दू और बेहतर हो जाए। तो जनाब, दिस इज टिप नंबर 2। तो हमें बेसिकली चंगेज आपने 2 टिप्स हमें दे दिए। एक तो ये कि रोज जो वर्ड्स हैं उनको लिखें और उनकी दोहराई करें अपनी, उसको जहाँ पे डायरी में, कॉपी में, कहीं पे भी लिखे हुए हैं। मुझे तो याद है मैंने वो हम लोग स्कूल में वो स्टेप्स के ऊपर भी वर्ड्स लिखे होते थे, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, और उसके अलावा दीवारों पे, कहीं पे वॉशरूम में लगा दिया, हर जगह पे अल्फाज लगा दिए। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे चंगेज ने कहा, दोहराई कर सकते हैं उन अल्फाज की, जैसे अंग्रेजी के अल्फाज की करते हैं, उर्दू की भी कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आपने जब भी किसी के साथ अपने इन अल्फाज की प्रैक्टिस करनी है बोलचाल में, तो कोई ऐसा टारगेट रखें जिसको वो जबान अच्छे तरीके से आती हो, है ना, ताकि आप उससे अच्छे तरीके से सीख सकें। अंग्रेजी और उर्दू के अलावा मुझे और भी जुबानें समझ आती हैं। अच्छा, जबरदस्त। देखा, वही जो बात मैंने पहले की थी कि बच्चों को शौक होता है लैंग्वेजेस का सीखने का। कौन कौन सी पसंद है आपको, बताएं। मैं बचपन मतलब कि बहुत छोटी उम्र से ही पश्तो बोलता हूँ। वो क्योंकि मेरी अम्मी मेरे साथ बोलती है, वो क्योंकि मेरी नानी पठान है। फिर मैं और भी ज़बानें समझता हूँ, मसलन टर्किश। मैंने 2019 समर में लेजरली बस एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि ये ज़ुबान कैसी है, समझ आती है या नहीं, मैंने उस टर्किश सीख ली थी। और अब मैं बहुत ज़्यादा सीख चुका हूँ। मैं बिगिनर लेवल से मीडियम लेवल पर आ चुका हूँ और मैंने जर्मन सीखना शुरू कर दी है। जबरदस्त जबरदस्त। तो इसका मतलब है कि अर्तुगरुल जब आप देखते होगे तो उसके फिर सबटाइटल्स नहीं पढ़ते, आपको तो समझ आती होगी। जी जी। और इसका मतलब ये भी है कि आप ये देख रहे हो, विच इज गुड, है ना? लैंग्वेज जी सीखने के लिए दिस इज अनदर टिप, दैट यू वॉच देयर मूवीज, है ना? आप उसी जबान की फिल्म्स देखें। अगर आप लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब आप सुनते हैं तो सुनने से ज्यादा पिक करते हैं वर्ड्स को, क्योंकि उतार चढ़ाव होता है ना, अल्फाज का। आपको समझ आ जाती है कि अच्छा ये लफ्ज यहाँ बोला है तो इसका ये मीनिंग हो सकता है। मैं एयरथ्रू देखता हूँ, मैं उस्मान देखता हूँ। टर्किश ड्रामाज में से मैं एक सुल्तान अब्दुल हामिद का शो है वो मैं देखता हूँ। और फिर ये बहुत सारे नए टर्किश ड्रामे रिलीज हो रहे हैं हिस्टोरिकल, जो मैं देखता हूँ बहुत शौक से। हाँ, वेरी नाइस। आई थिंक दिस इज अमेजिंग। मैं आपको अपने बचपन की एक बात बताती हूँ। मैं आई वॉज इन ग्रेड 12th। हाँ, ग्रेड 12th में थी। तो मुझे हिस्ट्री का सब्जेक्ट ना बहुत बुरा लगता था। ये तो मुझे बहुत पसंद आपको पसंद है? अच्छा, मुझे बुरा इसलिए लगता था बिकॉज आई फॉरगेट नंबर्स एंड आई फॉरगेट नेम्स। ठीक है। सो मुझे इस वजह से बहुत डर लगता था कि यार उफल्ला, मुझे फिर से नंबर्स और नेम्स याद करने पड़ेंगे। तो मैं हाई स्कूल में थी यूएस में, और वहां पे मुझे और कोई सब्जेक्ट की समझ नहीं आ रही थी, सो आई टुक वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और वो जाहिर है कि अब एक हिस्ट्री का ही सब्जेक्ट है। मैंने कहा कि उफ, ये तो मैं बहुत बोर होने वाली हूँ, मैं तो फेल हो जाऊंगी, पता नहीं क्या होगा। लेकिन हुआ ये कि जो हमारे हिस्ट्री के टीचर थे, उस वेस्टर्न सिविलाइजेशन के उस सब्जेक्ट के जो टीचर थे, वो हमें वीडियोस दिखाते थे। यानी जो हमने पढ़ा होता था, जो भी चैप्टर पढ़ते थे, उससे पहले वो हमें वीडियो दिखाते थे। कोई डॉक्यूमेंट्री होती थी या कोई फिल्म होती थी उसके ऊपर, उसके बाद वो डिस्कशन करते थे। तो इस तरह से मुझे डेट्स भी याद हो जाती थी और मुझे नाम भी याद हो जाते थे। तो ये जो ड्रामाज, आप टर्किश ड्रामाज देख रहे हो और हिस्टोरिकल ड्रामाज देख रहे हो या फिल्म्स देख रहे हो, दे एक्चुअली रियली हेल्प। वो बुक से ज्यादा हेल्प करती हैं समटाइम्स। इसके अलावा
इसके अलावा मुझे भी हिस्ट्री का बहुत शौक है। मैंने क्लास 3 और क्लास 2 यानी अर्ली क्लास 3 से मैंने ये शौक शुरू किया था कि मैंने एडवांस्ड बुक्स खरीदनी है दूसरे लेवल्स की जो मुझसे ऊपर हैं। हाँ। इसलिए मैंने ग्रेड 4 की किताब ली, सोशल स्टडीज की मैंने ग्रेड 5 की किताब ली, उर्दू की, और फिर मैंने इस तरह बहुत ज़्यादा किताबें खरीदी। मैंने ग्रेड 5 में पिछले साल क्लास 8 की एक किताब खरीदी थी हिस्ट्री की, और मैंने पिछले साल जो कोरोना का लॉकडाउन हुआ था मैंने ओ लेवल की इकोनॉमिक्स बस अपने शौक से वैसे ही बहुत क्यूरियोसिटी से ओ लेवल की इकोनॉमिक्स थी अच्छा। ओ लेवल्स की पूरी किताब और लॉ ए लेवल। वाओ, यानी आपने ओ लेवल्स के और ए लेवल्स के सब्जेक्ट्स डिसाइड कर लिए हैं। जी मैं प्री प्रिपेयर्ड हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। तो आपने अब क्या नेक्स्ट टारगेट क्या है? टू बी द यंगेस्ट टू डू ओ एन ए लेवल्स? ये नहीं अगला नहीं, टारगेट ये तो नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है। पक्की बात? अच्छा, वैसे आई मीन मेरा मुझे तो लगता है कि हम आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल चंगेज, है ना? जी लेकिन वो तो डिफरेंट एक क्लास है। मैंने बस अपने शौक से खरीद कर ली थी वो, क्योंकि ओ लेवल और ए लेवल्स में सब्जेक्ट्स दूसरे मैथ्स की तरह बहुत मुश्किल हो जाते हैं। मैंने बहुत मिन्नत समाजत की थी अम्मी के साथ कि वो मुझे मैथ्स की ओ लेवल्स की किताब खरीदें, लेकिन उन्होंने सीधा इनकार कर दिया कि नहीं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और मुझे असली रियल लाइफ टीचर चाहिए ये सब कुछ करने के लिए, और ये बहुत अंडरस्टैंडिंग मुझे चाहिए वो, क्योंकि और फिर मैंने एड मैथ का भी प्लान रखा था, लेकिन फिर मुझे ओहो, मामा ने वो भी छुड़वा दिया, है ना? ये जी तो ये तो उलट हिसाब नहीं हो रहा भाई। सारे बच्चे कहते हैं हमारी मामा हमें जबरदस्ती ये पढ़ाती हैं, ये करती हैं। आपकी मामा अजीब है भाई, वो आपको मना करती जाती है कि तुम ये भी नहीं पढ़ो, ये भी नहीं पढ़ो। हाँ। बस मुझे बचपन से पढ़ने लिखने का इतना शौक है। मैं जब छोटा होता था मैं किताब पकड़ लेता था और मेरी अम्मी मुझसे किताब छुड़वाती थी कि जरा खेल लो थोड़ा सा। अच्छा, अभी आप मेरे बेटे से मिलो ना, रोहान से। मुझे रोहान के साथ यही करना पड़ता था। मुझे अब भी यही करना पड़ता है। मुझे बाथरूम से 10 नॉवेल्स जो है ना वो बाथरूम से मिल रहे होते हैं, लिटरली। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, लेकिन वाकई में कई दफा ऐसे होता है कि मामास को भी चैन नहीं है ना। बच्चे पढ़ते हैं तो हम कहते हैं पढ़ क्यों रहे हैं, और नहीं पढ़ते तो हम कहते हैं पढ़ क्यों नहीं रहे, है ना? हम लोग अजीब है ना। अच्छा, तो मुझे चंगेज ये बताओ कि आपने ये जो ये सवाल आपसे हर एक ने पूछा होगा, है ना, कि ये बुक लिखने का आइडिया कहाँ से आया और ये कैसे किया, और बड़ी मुश्किल पेश आई होगी और ये वो सब चीजें। तो थोड़ा सा हमें भी बताओ। लेकिन मैं आपसे पूछूंगी ये, कई दफा मेरे साथ ये होता है कि मैं अपनी इमेजिनेशन में ना बहुत सारे काम कर रही होती हूँ। तो और वो रात को सोने से पहले ना मैं सारे वो सोच रही होती हूँ कि अच्छा मैंने ये भी करना है, ये भी करूंगी, कभी ऐसा भी होगा। तो वो एक ख्याली पुलाव बनाती हूँ मैं। और उस ख्याली पुलाव में से कभी कभी मैं असली वाला पुलाव भी बना लेती हूँ। और कभी वो पुलाव ठीक बन जाता है और कभी वो खराब हो जाता है। किसी में नमक कभी किसी वक्त ज्यादा हो जाता है, किसी में मिर्चें ज्यादा हो जाती हैं। लेकिन इन दी एंड पुलाव तो बन जाता है ना, है ना? तो अब ये जो आपने सोचा, या मतलब वाज इट अ रैंडम थॉट, या वाज इट लाइक मतलब शौक था कि अच्छा मैं ये करूं, मैं भी अपनी कोई बुक पब्लिश करूं, या इट जस्ट हैपेंड? क्या बहुत था छोटी ये? सी बहुत छोटी सी उम्र से मैं ब्लैंक A4 शीट्स कलेक्ट करता था, उनको फोल्ड करता था, उनको स्टेपल साथ करता था और मैं कहता था कि ये मेरी किताब बन गई। थोड़ी सी अंदर राइटिंग करता था वो, क्योंकि मुझे राइटिंग का बहुत शौक है। और फिर मैं कहा कि ये पब्लिश होगी, लेकिन फिर वो असल में हुआ भी नहीं। लेकिन फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं करूंगा, मैं हर हाल में अब किताब लिखूंगा। और फिर मैंने उर्दू की डिसीजन ली वो, क्योंकि अंग्रेजी में तो कोई भी इंसान किताब लिख सकता है। अंग्रेजी इतनी हम्म। कॉमन लैंग्वेज हो गई है, दुनिया की जनरल लैंग्वेज है।
अंग्रेजी में तो कोई भी लिख सकता है, पहले भी मेरी अंग्रेजी में इतनी अच्छी वोकैबुलरी है, लेकिन उर्दू में मेरी स्टोरी राइटिंग और वोकैबुलरी और स्टोरी प्लान और थॉट्स बहुत डेवलप हो रही थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी राइटिंग की और फिर बस मैंने फैसला लिया कि ये पब्लिश होगी और फिर अम्मी ने मेरे पब्लिश करवा दी। जबरदस्त। यानी मामा ने इस दफा नहीं कुछ कहा कि ये नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, है ना? मुझे ज्यादा टोकती नहीं है। टोकते नहीं है ज्यादा? अरे भाई, या आप अनाउंस कर रहे हो, सबने कहते हैं ये कहना ही वाली मामा हमें दे दो और हमारी वाली मामा ले लो। है ना? ये कैसी मामा है जो टोकती ही नहीं है? आप अच्छे बच्चे हो, है ना? जी, कभी कभी तो टोकती है, जैसे अगर मैंने कुछ कह दिया कि मुझे ये, अगर मैं कोई इम्पॉसिबल बात कह दी, जैसे मेरी टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है और फिर मैं बहुत देर से मैं चाह रहा हूँ कि जो एप्पल का आईपैड प्रो है वो मैं खरीद लूँ, लेकिन ये प्राइस बहुत एक्सट्रीम है, इसकी बहुत ऊंची प्राइस है, इसलिए हमेशा कोई भी हो, जो भी हो, वो तो ना ही कहेगा, प्राइस इतनी ऊंची है, इसलिए कभी कभी तो इम्पॉसिबल चीजों के लिए टोकना पड़ता है, लेकिन ये जनरल लाइफ मैटर्स में मुझे ज्यादातर नहीं टोकती। जबरदस्त जबरदस्त। यानी कि चंगेज को तो कोई अवार्ड मिल ही रहे हैं, साथ मामा को भी मिलने चाहिए, है ना? जी, है ना? इसीलिए मैंने मामा को एक एक चीज मैंने कही भी है, मामा ने मुझे अभी तक उसका जवाब नहीं दिया। सो वो मामा से हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम जो है ना टीम अप कर जाएंगे। वैसे भी चंगेज, अब यू एंड मी वी आर अ टीम, राइट? बिकॉज आप सुनो कहानी मेरी ज़बानी के एम्बेसडर भी हो, जी, है ना? जी, और और ये चीज हमने आज अपनी ऑडियंस के सामने भी अनाउंस करनी थी कि हमारे एक नए एम्बेसडर हैं। बाकी एम्बेसडर से आप लोगों की मुलाकात हो चुकी है, हम अनाउंस कर चुके थे, लेकिन चंगेज के बारे में अभी तक हम लोगों ने अनाउंस नहीं किया था। सो दिस वाज द डे वी वांटेड टू अनाउंस कि चंगेज इज आल्सो आवर एम्बेसडर, सुनो कहानी मेरी ज़बानी के। और आप लोग देखेंगे बहुत जल्द के चंगेज अपना कोई ना कोई सेगमेंट भी लेके आएंगे इंशाल्लाह, हमारे पेज पर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। और चंगेज, आज आप हमारी ऑडियंस को कुछ, विल यू बी गिविंग अवे समथिंग? किताबें। किताबें दोगे? अच्छा, तो आप एक तो हम पूछ लेंगे कि आपने ये जो भी नीचे देख रहे हैं ना आप, देखना ये लोग सब लोग यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कमेंट्स कर रहे हैं, तो यू कैन डिसाइड हु यू वांट टू गिव द बुक अवे टू, ठीक है? और चंगेज जनाब आपको साइंड कॉपी भेजेंगे। और ये भी हो सकता है कि अगर अभी आपने डिसाइड नहीं किया और बाद में कुछ लोगों ने देखा, तो उस वक्त वो आके कर सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़े से टाइमिंग्स रमजान में थोड़े से ट्रिकी होते हैं। और वैसे भी हम जो टाइम था उससे हम हाफ एन आवर लेट हम लोगों ने ज्वाइन किया। सो यू कैन डिसाइड, ठीक है? तो जनाब आज चंगेज हमारे जो ऑडियंस है, बच्चे हैं, उनको अपनी किताबें साइंड कॉपी भी भेजेंगे। वी विल शेयर द नंबर ऑफ कॉपीज दैट ही बी सेंडिंग, और जिसको भी सिलेक्ट करेंगे हम उसका एड्रेस लेके उनको भेज देंगे, ठीक? और मुझे अभी चंगेज ने मुझे भी भेजनी है एक साइंड कॉपी, जी, ठीक है? बिल्कुल। वो सादिया खाला। जबरदस्त। तो चंगेज मुझे अपनी बुक तो दिखाओ बेटा जरा। जी, अच्छा, मुझे ये भी बताओ चंगेज कि एक इस ये जो बुक आपने लिखी है, इसकी जो इलस्ट्रेशंस हैं ये आपने खुद की? इसकी डिजाइनिंग का आइडिया किसका था? ये सारा ये भी सब खुद ही किया? नहीं, मैंने खुद नहीं किया। जबरदस्त। और क्या टाइटल है आपकी बुक का? छोटी मोटी कहानियां। छोटी मोटी कहानियां। जबरदस्त। यानी कि छोटी उन लोगों के लिए जो जिनको पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, और मोटी नहीं, उन नहीं, लोगों नहीं, के लिए कि जिनको रीडिंग अच्छी लगती है। नहीं, 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 छोटी मोटी कहानियां बस इस किताब का नाम है, मतलब है कि ये शॉर्ट स्टोरीज हैं और ये फनी स्टोरीज हैं, बेसिकली ये लाइट हार्टेड स्टोरीज हैं। इनमें कोई कोई जैसे ये सिर्फ मजाहिया कहानियां हैं, इनकी कोई इंटिमिडेटिंग पर्पस नहीं है इसमें, और इसमें 5 कहानियां हैं।
इसमें 5 कहानियां हैं। अच्छा, तो चंगेज आप आज हमें अपनी कौन सी वाली आपकी फेवरेट है इसमें से वो सुना रहे हो, या सारी फेवरेट्स हैं, या कौन सी कहानी सुनाओगे? मैं सुनाऊंगा स्कूल यूनिफॉर्म कोड की आप बीती। जबरदस्त। जी सुनाओ, सुनाओ चंगेज। सन 2016 की बड़ी ईद का दिन था। मैं चंगेज के घर चमन में एक बड़े से शजर के नीचे बंधा चिड़ियों के संगमरमर के बने हुए आशियानों को देखकर लुत्फानंदोज हो रहा था। मैं मजे से पत्तों की जुगाली करने लगा जब अचानक मैंने ऊंचा सा नारा सुना, कसाई तशरीफ ले आए। मैंने चिड़ियों से कहा, नवाज शरीफ क्यों आया? उन्होंने हंसकर कहा, अरे बेवकूफ, नवाज शरीफ नहीं आया, कसाई तशरीफ ले आया है। और वैसे भी उसे छोड़ो, तुम अपनी खैर मनाओ। आज सारे घर वाले खूब मिसाले डालकर तुम्हें खा जाएंगे। मेरे दिल में बुरे वहम आने लगे। मैं तो कांपने लगा। इतने महीनों से मैं यहाँ रहता था, ये आखिर क्या होने लगा था? चमकती हुई नोकीली धार देखकर मेरा दिल बैठ गया। जैसे ही छुरी मेरे गले पर लगी, मैंने कहा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कसाई ने मुझे ज़िबा कर दिया। मैंने जब आंख खोली तो मैंने सोचा जन्नत का मंजर नजर आएगा, लेकिन ये जन्नत नहीं थी। मैं परेशान हो गया। मैं जहन्नम में तो नहीं हूँ, मैं सोचने लगा। लेकिन फिर एहसास हुआ कि मैं अपने घर से बाहर जा रहा हूँ। मैं तो कभी इस घर से कहीं निकला ही नहीं था, और अब मैं अपने घर से परदेस जा रहा था। मेरे दोस्त पपीहा साहब मेरा पीछा करते रहे। मैंने सोचा, अल्लाह का शुक्र है, मेरा दोस्त मेरे हमरा है। मुझे हैरत हो रही थी कि मेरी रूह बाकी बकरों की तरह क्यों नहीं गई। तभी मैंने गाड़ी के आईने में अपने आप को देखा। मेरी दर्दनाक चीखें निकल गईं। काश ये नैन बेकार होते। मैं एक खार का टुकड़ा था। मैं अपने ही आंसुओं के तालाब में डूबने लगा था जब मुझे फिर से पपीहा साहब नजर आए। शुक्र है कि उसने मुझे अपनी चोंच में दबोच कर गाड़ी से निकाल दिया। ये गाड़ी तो मुझे कूड़े खाने लेकर जा रही थी। पपीहा साहब ने मुझे एक कारखाने के दरवाजे पर छोड़ दिया। उस वक्त मेघा बरस रही थी। काली घटाओं के नीचे पड़ा मैं भीगता रहा। कुछ देर बाद कारखाने के लोग मुझे अंदर ले गए। आखिरकार कोई अपनी तकदीर से नहीं लड़ सकता, और लगता है कि ये मेरा नसीब है। मुझ पर कैंचियां चली, मुझे मशीनों से गुजारा गया। मुझे बहुत दर्द महसूस हुआ। ये कारखाना कम, तहखाना ज्यादा लगता था। आखिरी मशीन से गुजारने के बाद मुझे नीले रंग में डुबोया गया। इसे आप मुबालगा आराई ना समझें। मुझे मालूम है कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मेरा दर्द महसूस कर सके। मैं शदीद तकलीफ से गुजरा। कितना अच्छा होता कि इस वक्त मैं जन्नत के पत्ते खा रहा होता और कौसर का पानी पी रहा होता, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा होता और वो मुझे प्यार से पालते। कारखाने के बाद मुझे दर्जी के यहाँ भेजा गया। सिलाई मुकम्मल होने के बाद मुझे स्कूल यूनिफॉर्म की दुकान पर भेजा गया। अब मुझे अपने ऊपर बहुत नाज आ रहा था और फख्र महसूस हो रहा था। मेरी कीमत 8,000 रुपए थी। मेरे खूबसूरत सुनहरी बटन थे, लेकिन मैं अपने प्यारे घर को तरस रहा था। मैंने दुकान के तमाम कोटों के साथ दोस्ती लगा ली और अपना वक्त गुजारने लगा। कुछ दिन गुजरे तो मैंने चंगेज को अपनी अम्मी के साथ दुकान में आते देखा।
मैं तो खुशी से बेहोश होने लगा था। ये वही चंगेज था जो कुर्बानी से पहले मेरा मालिक था। साथ ही एक और माँ और बेटा दुकान में आ घुसे। दोनों खवातीन ने एक साथ ही मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। ये तो मेरी शामत थी। एक मुझे दाएं तरफ खींच रही थी और दूसरी मुझे बाएं तरफ खींच रही थी। आखिर चंगेज की अम्मी ने मुझे जोर से छीन लिया। घर वापस जाते हुए मेरी पुरजोशी का कोई हाल न था। अब मैं मफलूकुल हाल मुसाफिर नहीं था। मैं अपने हलीम मुत्तबा मालिक के साथ घर जा रहा था। हम सब अल्लाह की रहमतों के मुत्तकाजी हैं। घर पहुंचते ही मैंने अलमारी में टंगे सब कपड़ों को सारा माजरा सुनाया। मेरा मालिक रोज मुझे पहनकर स्कूल जाता था। घर आकर मुझे शानो शौकत से अलमारी में वापस टांगा जाता था। सर्दी का मौसम खत्म होने के बाद मुझे सलीके से एक साफ बक्से में डाला गया। अब मैं अगली सर्दी का बेताबी से इंतजार कर रहा हूँ। जी। जबरदस्त जबरदस्त भाई। चंगेज, आपने इतने मोटे मोटे अल्फाज बीच में इस्तेमाल किए। मुझे इससे एक सवाल मेरे जहन में आया कि ये जो किताब है इसकी ये किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए है? ये तो हमने आपसे पूछा ही नहीं। ये किसी एज ग्रुप के बच्चे के लिए है ही नहीं, ये सारे एज ग्रुप्स के लिए, मतलब कि तमाम एज ग्रुप्स एंजॉय कर सकते हैं। बड़े बड़े भी एंजॉय कर अच्छा सकते हैं, छोटे बच्चे भी। जी, क्योंकि बीच बीच में आपने बड़ों के लिए भी मजाक का इंतजाम किया हुआ था, है ना? जी। जबरदस्त जबरदस्त भी, बहुत मजा आया पढ़ सुन के, बहुत मजा आया। आपको पता है चंगेज, हमने सुनो कहानी मेरी ज़बानी में हमारा ऑडियो स्टोरीज जो हमारी होती हैं उसमें हमारे सिलसिले होते हैं, सिलसिला कहानियां होती हैं। तो उसके अंदर हमारा एक सिलसिला था आप बीती कहानियां। तो हम ये भी कर सकते हैं कि आप ही की आवाज में या कोई हमारा स्टोरी टेलर आपकी कहानी को ऑडियो स्टोरी उस सिलसिले के साथ भी शामिल कर सकता है। इसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये बहुत खूबसूरत कहानी और बहुत मजा आया भाई। ऑडियंस आप बताइए, आपको मजा आया? ये देखिए नीचे आप लोग, आपको कमेंट्स भी आप साथ साथ पढ़ें। महविश जो है वो कह रही हैं खूबसूरत अंदाजे बयान, माशाल्लाह, बहुत खूब। और सबा कह रही है कि मुझे भी ये बुक लेनी है। और जनाब होनहार बच्चा, माशाल्लाह, इतना प्यारा बच्चा, माशाल्लाह, है ना? देखो कितने सारे आपके फैंस। फैंस से याद आया चंगेज, आपके आपके फैंस स्कूल में भी हैं या जो दोस्त हैं वो सिर्फ वो ग्रांटेड लेते हैं कि भाई अच्छा ये चंगेज तो हमारा ही है ना? फैंस स्कूल में भी है बहुत ज्यादा। वो सारे मेरी परफॉर्मेंस को बहुत एक्नॉलेज करते हैं, लॉड करते हैं, और वो मुझे बहुत अच्छी तरह सपोर्ट भी करते हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जबरदस्त भाई, जबरदस्त। और हिना कामरान कह रही हैं, मुझे असल में यहाँ पे ये थोड़ी वाइट बैकग्राउंड है तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने भी कहा है कि बहुत खूब, हाँ बहुत मजा आया, खूब अंदाजे बयान, माशाल्लाह, जबरदस्त भाई। आपको पता है कि हिना कामरान जो है ये उमैमा कामरान की मामा है, और उमैमा कामरान भी हमारी सफीर हैं। मुझे तो पता नहीं था। अच्छा, आप जरा देखना, उमैमा ने इतने अच्छे अच्छे अभी इन्होंने ये जो गुजरा पिछले दिनों चाइल्ड लेबर डे गुजरा है, उस पे उमैमा ने बड़ी अच्छी नज्म भी पढ़ी है। तो आप देखिएगा जी, लेबर डे गुजरा है, उस पे हमने चाइल्ड लेबर को अपना टारगेट किया था ना, बिकॉज हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर हम चाइल्ड लेबर के ऊपर हम लोगों ने किया था। तो मैमा ने बहुत खूबसूरत नज्म भी पढ़ी थी। अब आप पेज पे जाओगे ना तो आपको सब नजर आएंगे, खदीजा आपी भी नजर आएंगी, आपके साथ के जितने सफीर हैं वो सब भी नजर आएंगे। तो जनाब सबको आपका अंदाजे बयान भी बहुत अच्छा लगा, और आपकी बातें भी बहुत मजेदार लगी।
मुझे बताओ कि चंगेज, जाते जाते आप कुछ कहना चाहते हो बच्चों को जो समझते हैं कि अंग्रेजी इज अ कूल लैंग्वेज और उर्दू जो है वो कोई नॉट सो कूल लैंग्वेज है? मैं कहना चाहता हूँ कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, अंग्रेजी तो दूसरे मुल्क की ज़ुबान है। ये इसी तरह ये दिस मीन्स इफ यू सेइंग दिस मीन्स के जो पाकिस्तानी लोग हैं वो कह रहे हैं जो कि हमें अपनी ज़ुबान नहीं बोलनी, इसी अंदाजे में है कि हमें अपनी ज़ुबान नहीं बोलनी, हमने किसी और फॉरेनर की ज़ुबान बोलनी है ताकि फिर हम इतने कूल लगें। लेकिन ये कोई बात नहीं है, हम उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, उर्दू हमारी पहचान है और कोई ये बड़ी सी गलती ना करे कि उर्दू कूल ज़ुबान नहीं है, अंग्रेज़ी कूल ज़ुबान है। अंग्रेज़ी कूल हो या ना हो, उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, हमें उसका लिहाज करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। और कायदे आज़म ने पाकिस्तान नहीं बनाया था कि लोग अंग्रेज़ों की तारीफ करें, इसलिए नहीं बनाया था उन्होंने मुल्क। ये सारे लोगों को मैसेज है, ये सारे लोगों को मैसेज है कि बिल्कुल भी ना ये गलती करें कि हमने उर्दू नहीं सीखनी, उर्दू इतनी पोर जुबान, उर्दू इतनी पोर कमज़ोर ज़ुबान है। मैं कोई उर्दू दान नहीं हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश में बहुत फ्लूएंट हूँ, लेकिन मैं उर्दू का लिहाज करता हूँ, एहतराम करता हूँ, जैसे सारे पाकिस्तानियों को करना चाहिए। बिल्कुल। और चंगेज, आपको क्या लगता है कि इसमें बच्चों का कसूर होता है कि वो उर्दू को कूल नहीं समझते और इंग्लिश को कूल समझते हैं? किसका कसूर होता है? बच्चों का कसूर नहीं होता, बड़ों का भी कसूर नहीं होता, किसी का ये कसूर होता है कि उनका इन्फ्लुएंस जो उनके इर्द गिर्द होता है वो बहुत अंग्रेज है। अगर आप देखें तो फिर ये जो सारी टीवी और सब कुछ ये सिर्फ अंग्रेजी में है, वो वहां से अर्ली एज में जल्दी एज में पिकअप कर लेते हैं अंग्रेजी, और फिर वो इस तरह कहते हैं वो, क्योंकि ये जो बड़ों हमारे से पहले की जनरेशन है, जैसे 60s 70s में या 50s में भी, या जो पिछली जनरेशन से नस्लें हैं, उनसे भी एग्जाम्पल लेना चाहिए कि उनके दौर में अंग्रेजी बहुत थी, लेकिन फिर उन्होंने तो ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं लिया। ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस बिल्कुल, ये जो टेक्नोलॉजी हमारे इर्द गिर्द है ये यहाँ से ओरिजिनेट करती है, वो क्योंकि ये लोग कैंपेन्स लगाते हैं। बिल्कुल, जैसे रंग की बात होती है वैसे ही जबान की बात भी होती है ना? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। और थोड़ा थोड़ा कसूर वैसे वो जो इन्फ्लुएंस आ रहा है, जाहिर है कि पेरेंट्स के ऊपर भी तो इन्फ्लुएंस आ रहा है ना इस सब चीजों का, तो फिर वो बच्चों के ऊपर भी अप्लाई करते हैं कि भाई अंग्रेजी आनी चाहिए और एक्सेंट के साथ आनी चाहिए। तो बिल्कुल उसी तरह से अब जो हम कह रहे हैं कि हमने उर्दू को कूल बनाना है, तो अगर हम उर्दू को भी ठंडी जबान बनाए, बिल्कुल अंग्रेजी की तरह ठंडी जबान हाँ। और उर्दू हमेशा से एक बहुत खूबसूरत जुबान है, वो बहुत 800 सालों से उर्दू 800 सालों से यहाँ पर है। यहाँ पर उर्दू के जो अर्ली शायर थे, ये अंग्रेज लोग और ये सारे गोरे लोग इन पर लुक अप करते थे। ये अगर आप देखें तो फिर ये जो सारे हैं, तो फिर अंग्रेज लोग इनके साथ ये एक कंपैरिजन देखें, अंग्रेज लोग 1200s और 1300s में, अभी वो उस दौर में बहुत पढ़े लिखे थे और असल में अपने नेम को लिव अप करते थे, लेकिन इस दौर में वो बहुत कोई अनपढ़ लोग बन गए हैं, पता ही नहीं है कि इनके दिमाग में क्या चलता है। बस वो जो बकरा था ना जिसकी कुर्बानी होनी थी, वो जो खाता था ना, तो शायद थोड़ा थोड़ा हम भी कभी ना कभी खा लेते हैं, है ना? जी। और फिर वो हमारे दिमाग में भर जाता है ना? अच्छा, तो चंगेज, ये तो हो गई जनाब उर्दू जबान की बात, और हम भी उर्दू जबान के लिए काम कर रहे हैं, आप भी उर्दू जबान के लिए काम कर रहे हो, और मिलके हमने जब टीम अप कर लिया है और तो हम मिलके बहुत सारी नई चीजें लेके आएंगे। और एक बहुत बड़ी वजह लोगों की अंग्रेजी जबान की तरफ माइल होने की ये भी थी कि उर्दू में काम होना बंद हो गया था, बच्चों के लिए काम नहीं हो रहा था जिस तरह से होना चाहिए।
ये सिर्फ हुआ है वो क्योंकि ये जो लोग हैं ये अंग्रेज को बहुत देर से 1800 से अंग्रेज लोगों पर लुक अप करते हैं। जब से हमारे यहाँ पर डाउनफॉल हुई है वो ये लोगों की एक कमजोरी है कि वो क्योंकि अब हम वीक जा रहे हैं अपनी गलतियों की वजह से, अपनी ही गलतियों की वजह से हम नीचे जा रहे हैं, हम उन पर लुकअप कर रहे हैं। ये देखिए हम ये जो सारे लोग हैं ये अंग्रेजों पर लुकअप करते हैं, लेकिन ये जो ब्रिटिश और अमेरिकन है अगर आप इनकी लोकल न्यूज चैनल्स पर देखें तो फिर वो हमारे से कोई कम नहीं है, असल में हमारे से कम है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और इसका एक्सपीरियंस भी मुझे अपने हाई स्कूल में ही हुआ कि जिस तरह हम यहाँ पे उर्दू में अक्सर बच्चे चिढ़ रहे होते हैं ना कि हमें उर्दू नहीं पढ़नी और ये क्या है, उसी तरह जो हम इंग्लिश को कहते हैं कि भाई इंग्लिश सीखनी है, इसी तरह जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं ना उनके लिए भी अंग्रेजी बहुत मुश्किल होती है। कई बार वो भी उससे तंग आए होते हैं, वो उनको कूल नहीं लग रही होती। तो कई दफा ऐसे ही होता है। लेकिन अगर आप अपनी जबान को छोड़ देंगे, अपनी पहचान को छोड़ देंगे तो फिर कोई भी आपको इज्जत नहीं देगा। तो शलवार कमीज पहन के उर्दू बोलने वाले किसी से कम नहीं है ना? जी, असल में ये हमारा ट्रेडिशन और कल्चर है, इस पर लुक डाउन अपॉन नहीं करना चाहिए वो, क्योंकि अगर हम अपने कल्चर अपने ट्रेडिशन जो हमारे आबा अजदाद ने बनाया है ये बहुत बुरी बात है और ये लोगों को नहीं करना चाहिए, ये गलत और नाजायज बात है। बिल्कुल, हम मिलके इस माइंडसेट को चेंज करेंगे। ठीक है चंगेज, लेट्स प्रॉमिस दिस टुडे। और इंशाल्लाह फिर कोई प्रोग्राम जल्द ही आप सबके सामने चंगेज लेकर आएंगे, सेगमेंट कोई। आजकल चंगेज जाहिर है कि रोजे भी चल रहे हैं और एग्जाम्स का भी बहुत मुसीबत चल रही है कि होने हैं नहीं होने, क्या होना है ना? सब बड़े परेशान है। जी मुझे पता नहीं है क्यों, लेकिन ये क्या अनपढ़ लोग हैं, क्या ये जाहिल लोग हैं, ये कह रहे हैं कि एग्जाम्स नहीं हो रहे, तो फिर भाई कैसे एलिजिबिलिटी पता चलेगी? अगर ग्रेड 6 पास नहीं हो रहा तो 7 की डिफिकल्टी कैसे उनसे बर्दाश्त की जाएगी? ये बहुत बुरी बात है। एग्जाम्स कैसे नहीं होंगे ना, ऑनलाइन भी हो जाए एग्जाम्स, ये बुरी बात है। बुरी बात है ना? एग्जाम्स होने चाहिए, जी एग्जाम्स बिल्कुल होने चाहिए और फेयर एग्जाम्स होने चाहिए। घर बैठ के भी एग्जाम्स दिए जा सकते हैं। हमें अपनी अपनी जगह पे ईमानदारी का सबूत देना होगा इस सब के लिए। पता नहीं है कि ये लोग क्यों स्ट्रीट्स पर नारे, ये गलियों पर नारे लगा रहे हैं। एक तो कोरोना है, दूसरा कि गलियों पे क्यों निकलते हैं स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट जो ये कहते हैं, ये इनको क्या भूल गए हैं अपना सारा, अपने आपे से बाहर आ गए हैं। पिछले साल अगर आप देखें तो फिर लोग एग्जाम्स को सीरियसली लेते थे, लेकिन एक कोरोना का साल आ गया, सारे मेंटल पेशेंट्स बन गए हैं। You're right, लेकिन क्या करे बेटा, हमारे पास तो आप और मैं प्रिविलेज्ड हैं, राइट? आप और मैं तो प्रिविलेज्ड हैं। हमारे घर में भी जगह होगी खेलने के लिए और बहुत सारी चीजें एंटरटेनमेंट के लिए होंगी, लेकिन बहुत सारे बच्चों के पास ऐसा नहीं है। इसीलिए तो हम कहानियां, ऑडियो स्टोरीज भी करते हैं ताकि वो बच्चे जिनके पास ये फैसिलिटीज नहीं है उनके लिए एक नई दुनिया हम खोल सकें, है ना? उनके लिए एक नई दुनिया आबाद कर सकें। तो वो जो प्रिविलेज नहीं है उनके लिए बहुत मुश्किल है, और जो प्रिविलेज हैं भी अब तो वाकई में उनके दिमागों पर भी असर होना शुरू हो गया है। और ये बात सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास चीजें होंगी तो आप खुश रह सकते हो, है ना? चीजों से तो खुशी नहीं मिल सकती है। वो जो खुशी होती है ना कि मैं चंगेज से जाके मिलूं, और मैं वो जो खुशी होनी थी कि मैं आपके पास आती, मैं आपको हग करती, मैं आपको प्यार करती, मैं सामने बैठ के आपसे बात करती, वो खुशी नहीं मिल रही, वो इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा ना, क्योंकि हम इंसान हैं, हम सबको इंटरेक्शन की जरूरत है, एक दूसरे की जरूरत है, वो हो नहीं पा रहा। कोई दोस्तों से मिल नहीं पा रहे, तो वो ऑब्वियसली देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जो इस तरफ लेकर जा रहे हैं हम सबको। इस साल कोरोना वायरस ने हमें एक दूसरे से मिलने से महरूम कर दिया है, और फिर ये सारी जो गैदरिंग्स, ये जो प्यारी प्यारी होती थी, लोग जो जहाँ जाते थे, अब ये देखें कि ईद भी अब स्यापा बना देंगे लोग। ये कौन सी बड़ी बात है? अगर ईद पार्टीज ना करें, अगर दो हाउस होल्ड जो फैमिली के एक दूसरे में मिलने, तो वो भी ठीक बात है, लेकिन लोग
प्रोटेस्ट में जाकर, मॉल्स में जाकर, ये नहीं बात है ठीक। बिल्कुल, ये आई एग्री विद यू, ये बिल्कुल गलत बात है। और बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है चंगेज ने। मेरे ख्याल में हम इसी पॉइंट के ऊपर, इसी नोट के ऊपर अपनी आज की महफिल को बर्खास्त करेंगे। और वो ये कि ईद आने वाली है, आप लोग अगर घर से मजबूरी की हालत में निकल भी रहे हैं शॉपिंग के लिए या कुछ और खरीदारी के लिए, तो मास्क पहनिए, लाजमी पहनिए, क्योंकि ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। और एक नहीं 2 मास्क पहने, क्योंकि अब ये जो अब जो वेव चल रही है, दिस इज वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक है। और आसपास वाले बहुत सारे लोग अब इफेक्ट हो रहे हैं। और अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चों को नहीं इफेक्ट कर रहा या कोई लोअर सोसाइटी के लोगों को इफेक्ट नहीं कर रहा, अब ये हर एक को इफेक्ट कर रहा है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और ईद पे जरूर मिलें, लेकिन गले ना मिलें, दूर दूर से मिल लें, दूर दूर बैठ जाएं, मास्क पहन के बैठिए, बुजुर्गों का ख्याल करें, बच्चों का ख्याल करें, सबका ख्याल करें। जी, मेरी जो किताब है उसमें मेरी एक कहानी है, उसका नाम है कोरोना का रोना। उसमें थोड़े से बहुत स्ट्रॉन्ग कोरोना वायरस, बहुत ताकतवर जरासीम की बात की जाती है, जो अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझते हैं और बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा गुरूर करते हैं। ये वाले जरासीम, ये फिक्शन है, ये कहानी तो फर्जी है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये थोड़े से फैक्ट्स नहीं प्रोवाइड करती। इसमें थोड़े से फैक्ट्स भी हैं, जैसे फर्स्ट वेव के मुतालिक से बात की जाती है। आप ये कहानी पढ़ना चाहोगे या हम इसको किसी और वक्त करें? बाद में बाद में बस, ठीक है। तो जनाब हम ये करेंगे, चंगेज सिलेक्ट करेंगे कि कितने लोग हैं जिनको उनकी साइंड कॉपीज पहुंचेंगी, और हम आपको जल्द ही इस बारे में इतला करेंगे। जिसको भी चंगेज सिलेक्ट करेंगे हम आपसे एड्रेस वगैरह पूछ लेंगे फिर। ठीक चंगेज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, मुझे बहुत मजा आया। और इंशाल्लाह हम जल्दी मुलाकात भी करेंगे, ठीक, और बाकी टीम से भी मिलेंगे। You're welcome. थैंक यू, खुदा हाफिज, टेक केयर।